नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। जेल से बाहर निकलते ही दोबारा गिरफ्तार पेपर लीक करने वाले, जमानत पर छूटते ही पुलिस ने पकड़ा। आरोपी बोले, हमें धमकाकर साइन कराए। बहरोड में पार्षद त्रिलोकचंद हत्याकांड मामले में 13 दोष मुक्त लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में दी याचिका। कहा, आरोपियों के संपर्क में थे। बदमाशों ने प्रिंटर संचालक पर किया हमला। शादी के कार्ड देखने आए थे। एक बदमाश को दबोचकर पुलिस को सौंपा। नाबालिग ने पिता पर लगाया रेप का आरोप। जहर खाकर सुसाइड का प्रयास। मां ने दर्ज कराया मामला। और फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में नजर आए चोर। 15 ताले तोड़कर फैक्ट्री में से चुरा ले गए 65,000। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में 23 दिन बाद बुधवार को जमानत पर जेल से बाहर आए सुरेश बिश्नोई और पीराराम साहू को उदयपुर पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। इस बार सुखेर थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को 25 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। इधर दोनों आरोपियों ने पुलिस और जांच अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सरकारी स्कूल में हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई और पीराराम को 24 दिसंबर 2022 को चलती बस में परीक्षा से पहले पेपर सॉल्व कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यही वो मुख्य सरगना है जो अभ्यर्थी को पेपर सॉल्व करवा रहे थे। इनके खिलाफ 2 थानों बेकरिया और सुखेर में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उदयपुर कोर्ट ने उन्हें 17 जनवरी 2023 को ही जमानत दे दी थी, लेकिन 24 दिसंबर 2022 को ही इनके खिलाफ सुखेर थाने में भी पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को एक होटल में सॉल्व कराने का भी मामला दर्ज किया गया था। अब सुखेर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। सुरेश ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट में एक अर्जी पेश की है। इसमें कहा है कि जांच अधिकारी को बेकरिया पुलिस के हाथों गिरफ्तारी और उसके जेल में होने का पता था। अगर वे निष्पक्ष जांच ही कराना चाहते थे तो प्रोडक्शन वारंट के जरिए भी गिरफ्तार कर सकते थे। जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया जाना संदेहास्पद है। बिश्नोई ने यह आरोप भी लगाया कि आईओ ने उसे अज्ञात जगह धमकाकर खाली कागजात पर दस्तावेज कर कुछ लिखवा लिया है। उसे यह भी नहीं बताया गया कि इन कागजों में क्या लिखा है और इसका इस्तेमाल कहां पर होगा। बिश्नोई ने इन कागजातों के अलावा उन दस्तावेजों की कॉपी दिलाने की मांग की है जिनके आधार पर उसे मुलजिम करार दिया गया है। सुरेश और पीराराम सहित 41 आरोपियों की जमानत मंगलवार को मिली थी। इनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी कि जांच अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से जो प्रश्न पत्र जब्त किए थे वे मात्र गैस पेपर थे। इनके 80% प्रश्न ही मुख्य पेपर से मिले, यानी गैस पेपर मुख्य पेपर से हूबहू नहीं मिले। यह सिर्फ परीक्षा की तैयारी के लिए थे। टीचर इन्हीं से पढ़ा और कैंडिडेट पढ़ा करते थे। मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश डाका अभी तक गिरफ्तारी से बाहर है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर के तहत आरपीसीएससी की ओर से 24 दिसंबर को सामान्य ज्ञान का पेपर था। परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक होने की सूचना पर पुलिस ने गोगुंदा में चलती बस में करीब 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके पास से एक पेपर भी मिला था जिसके सवाल 80% उस दिन होने वाले पेपर से हूबहू मिलते हैं। इसके बाद होटल सहित अन्य जगहों से गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की संख्या 58 हो गई। इसमें से ज्यादातर अभ्यर्थी जालोर जिले के थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर पालिका पार्षद त्रिलोक हत्याकांड मामले की सुनवाई कर एडीजे 2 कोर्ट के दोषमुक्त 13 लोगों को तलब किया है। मृतक की मां संतोष देवी ने दोषमुक्त लोगों के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें दोषमुक्त लोगों के खिलाफ हत्या में षड्यंत्र करने के आरोप लगाया है, जबकि कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई कर तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
दरअसल बहरोड़ एडीजे 2 नंबर की कोर्ट ने पार्षद हत्याकांड मामले में 8 साल बाद 20 जुलाई 2022 को फैसला सुनाया था। साक्ष्य सबूत के आधार पर 6 लोगों को आजीवन कारावास, 13 लोगों को दोष मुक्त और 1 को मसरूर घोषित किया था। बगोड़ा घोषित आरोपी हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र जाट उर्फे चिकू उर्फे चेयरमैन ने 2 दिन पहले ही न्यायालय के समक्ष समर्पण किया है। एडवोकेट राजेंद्र सिंह राघव ने बताया कि बेरोड में 23 अक्टूबर 2014 में शहर के मानपुरा मोहल्ले में दीपावली पूजन की तैयारी कर रहे नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के भाजपा पार्षद त्रिलोकचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे गोली मारने के बाद खाली पिस्तौल मृतक की मां को देकर चले गए थे। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर आए और घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए थे। पुलिस जांच के बाद चालान पेश करने पर अपर जिला एवं सेशंस न्यायाधीश ने पार्षद हत्याकांड मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और 13 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया था और मामले एक आरोपी फरार होने पर मफरूर घोषित किया था, जिसको लेकर मृतक की मां संतोष देवी पत्नी स्वर्गीय लालाराम यादव ने राजस्थान हाईकोर्ट के डीबी क्रिमिनल बेंच में अपील की गई थी, जहां हत्या के 6 आरोपियों से दोष मुक्त लोगों की कॉल डिटेल मिलने, शूटर से लगातार संपर्क और वाहन की रिकवरी होने सहित अन्य आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर बेंच न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार और अनिल उपमान ने यहां याचिका लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने कस्बा निवासी अमित उर्फे मोनू, अखिलेश उर्फे मिच्चू, रवि उर्फे मेरो, भूपेंद्र उर्फे हुड्डा, जितेंद्र वशिष्ठ, कृष्ण कुमार, मुंडिया खेड़ा के राजवीर यादव, गांव डिडोर के हवा सिंह गुर्जर, गांव जागोवास के राजेंद्र चौधरी, शिशुपाल उर्फे छोटू, लिल्लू उर्फे लीलाधर, संदीप उर्फे बॉन्टेड, हरियाणा के गांव सालवासा के सत्यवान जाट के खिलाफ को तलब किया गया है। शहर की शास्त्री कॉलोनी रोड पर बुधवार को एक प्रिंटर संचालक पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। बाइक पर आए बदमाश शादी के कार्ड देखने के बहाने आए और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल होने के बाद भी प्रिंटर संचालक ने पीछा किया और एक बदमाश को बाइक से नीचे गिराकर पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश को कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। हमले की यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोतवाली थाना सीआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदीप उपाध्याय जो कि न्यू कॉलोनी में रहते हैं, उसने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह शास्त्री नगर कॉलोनी पर नेशनल प्रिंटर्स पर बैठे थे। शाम के समय 2 बदमाश उसके प्रिंटर की दुकान पर आए। एक बदमाश के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। बदमाशों ने शादी का कार्ड दिखाने के लिए कहा। इस पर प्रदीप उपाध्याय ने शादी के कार्ड दिखाए। इस दौरान एक बदमाश ने 10,000 रुपये देने के लिए कहा। प्रदीप ने पैसे देने से मना किया तो एक बदमाश ने जेब से धारदार हथियार निकाला और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रदीप उपाध्याय के सिर पर कई हमले किए, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई और वो लहूलुहान हो गए। हमले के बाद बदमाश भागने लगे। इस पर घायल प्रदीप उपाध्याय ने काउंटर से बाहर निकलते हुए बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों की बाइक को लात मारकर नीचे गिरा दिया, जिस पर एक बदमाश भाग गया। नीचे गिरे एक बदमाश को पकड़ लिया। इसके बाद आसपास के दूसरे व्यापारी आ गए। बदमाश को पकड़ने के बाद की घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पकड़े गए बदमाश को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल प्रदीप उपाध्याय को डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। उनके सिर में टांके भी आए हैं। पुलिस ने प्रदीप उपाध्याय की रिपोर्ट पर बदमाशों के खिलाफ अवैध वसूली, लूटपाट के प्रयास, जानलेवा हमले का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिले के एक गांव में कलयुगी पिता के रेप करने से परेशान नाबालिग पुत्री ने जहर खाकर सुसाइड करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती पीड़िता के बयान के आधार पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि एक गांव की 14 साल की पीड़िता के पिता और मां के बीच झगड़ा चल रहा था। करीब 1 महीने पहले आरोपी पिता ने मां को पीटकर घर से निकाल दिया था। इसके बाद पीड़ित किशोरी और उसके 4 छोटे भाई बहन घर में अकेले थे। उसका पिता चेन्नई में मजदूरी करता है। आरोप है कि 13 दिसंबर को आरोपी पिता घर आया और पुत्री से रेप किया। 24 दिसंबर को वह पीड़िता समेत अपने सभी बच्चों को साथ लेकर चेन्नई चला गया, जहां आरोपी पिता ने कई बार पीड़िता के साथ रेप किया। पुलिस के अनुसार 24 दिसंबर को पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत पेश की। इस पर पुलिस ने आरोपी को बच्चों सहित घर बुलवाया, लेकिन आरोपी थाने नहीं आया।
आरोपी पिता के बार बार रेप करने से तंग आकर बीते मंगलवार शाम किशोरी ने घर में रखे जहर का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर उसकी मां घर पहुंची तो पीड़िता ने पूरी बात बताई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत में अब सुधार है। बयान के आधार पर पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर दिया गया है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.locas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लोकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.locas.com पर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। राजस्थान की सर्द रातों में चोरी की वारदातें बढ़ गई है। अब पाली के मंडिया रोड स्थित एक फैक्ट्री में एक के बाद एक 15 ताले तोड़कर चोर 65,000 रुपये से ज्यादा चुरा कर ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर सीसीटीवी खंगाल रही है। पाली के मंडिया रोड पर ग्रीन पार्क निवासी मनोज लखेरा बोरलाम की फैक्ट्री आई हुई है, जिससे उन्होंने देवीचंद सालेचा को किराए पर दे रखी है और इनका ऑफिस भी फैक्ट्री के अंदर ही है। रात को यहाँ चौकीदार रहता है, लेकिन तेज सर्दी के चलते वह बुधवार रात को फैक्ट्री में बने अपने कमरे में सो रहे थे। देर रात चोर फैक्ट्री में घुसे, ऑफिस सहित अलमारी और अन्य कमरों के करीब 15 ताले तोड़े। देवीचंद सालेचा ऑफिस में रखे करीब 15-17 हजार, मनोज लखेरा के ऑफिस में रखे 45,000 रुपये से ज्यादा रुपये चुरा कर ले गए। ऑफिस में एक बैग में रखे चेक और अन्य दस्तावेज भी चोरों ने इधर उधर बिखेर दिए। सूचना पर आज एएसआई संपतराज पुलिसकर्मी के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करके चोरों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि चोर रात 12:19 पर फैक्ट्री के अंदर बने ऑफिस में घूमता नजर आया। ऐसे में वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में वह कैद हो गया। फुटेज में एक चोर ही फैक्ट्री के अंदर बने ऑफिस और अन्य जगह घूमता नजर आया। पुलिस फुटेज के आधार पर उसकी तलाश में जुटी है। अजमेर में 70 साल के एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग झाड़ फूक के साथ पेड़ पौधे बेचने का काम भी करता था। इसकी जानकारी तब मिली जब दूध वाला बुजुर्ग के घर पहुंचा। वहां फर्श पर खून बिखरा हुआ था। सूचना मिलने पर एएसपी विकास सांगवान, दरगाह सीओ गौरी शंकर, थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे। मामला गंज थाना क्षेत्र के फौई सागर रोड पर बकील भट्टा का है। गंज थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि कोई सागर रोड स्थित बकील भट्टा निवासी लाडू चित्ता अलादीन 12 सालों से अपने परिवार से अलग मकान में अकेला रह रहा था। अज्ञात हत्यारों ने मकान में घुसकर गला रेतकर लाडू की हत्या कर दी। रोजाना की तरह शाम करीब 7 बजे दूध वाला दूध देने लाडू के मकान के बाहर पहुंचा। काफी देर तक आवाज देने पर कोई बाहर नहीं आया तो दूध वाले ने भीतर जाकर देखा, लहूलुहान हालत में लाडू का शव पड़ा था। दूध वाले ने आस पड़ोस के लोगों को सूचना दी। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए JLN हॉस्पिटल के चीर घर में रखवाया गया है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक मृतक का शव फर्श पर बिछे गद्दे पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। मृतक के पैरों के पास प्लास रखा था, गले से खून बह रहा था, पास में झाड़ फूक का सामान रखा था। हत्यारों ने किसी धारदार हथियार से गले पर वार किया है। एएसआई बलदेव ने बताया कि मृतक के एक कमरे और बक्से का ताला टूटा मिला है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात किसी नशेड़ी द्वारा अंजाम दिए जाना प्रतीत होता है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। मृतक के दोनों बेटे बोहरा और मुनीम चित्ता का घर खरेड़ी गांव में रहते हैं और खेती का काम करते हैं। दंबोला थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र के पास मंगलवार शाम को एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त की डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों दोस्तों की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। दंबोला थाने के थानाधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि सरोली निवासी बागा आहारी ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा केशवलाल अपने दोस्त लसा कालू डिंडोर के साथ बाइक लेकर सरोली से सिमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती अपने एक रिश्तेदार को मिलने गया था। रिश्तेदार से मिलकर दोनों वापस अपने गांव सरोली लौट रहे थे। लौटते समय रतनपुरा आंगनवाड़ी केंद्र के पास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में केशवलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसका दोस्त लसा डिंडोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के लिए रवाना किया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दंबोला थाना पुलिस ने केशवलाल का शव सिमलवाड़ा मोर्चरी में और लसा का शव जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के परिजन ट्रैक्टर मालिक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सीआई हजारीलाल मीणा सहित पुलिस समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। वहीं मृतक दोनों दोस्त की शादी पिछले साल ही हुई थी और दोनों की पत्नियां अभी गर्भवती है। वहीं 2 युवाओं की दर्दनाक मौत की सूचना पर क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। दोनों के घर मातम पसरा हुआ है। जोधपुर में क्राइम इतना बढ़ गया है कि परिवार घर में सुरक्षित नहीं है। घर में जबरदस्ती घुसने के बाद पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर आरोपी उसके घर में मारपीट पर उतर आया और बेटी पर हमला बोल दिया। आखिर डीसीपी ने जांच ही बदल दी। अब जांच दूसरे थाने में चल रही है, लेकिन पुलिस की ढिलाई का दर्द 21 साल से 21 बरस को हमेशा के लिए दे गया। माता का थाना निवासी वर्षा अग्निवीर बनना चाहती है। इसकी तैयारी में जुटी थी कि अचानक 14 जनवरी को उस पर हमला हो गया। सिर पर लोहे के सरिये से वार होने पर गहरी चोट लगी और दर्द के साथ उसने आज परीक्षा दी। उसने बताया कि लंबे समय से आरोपी परेशान कर रहा है, फर्जी डॉक्यूमेंट से घर पर कब्जा किया है। थाने में मामला दर्ज करने के बावजूद जांच देरी से होने पर आरोपी के हौसले बुलंद हो गए हैं। इधर उसके पिता ने डीसीपी अमृता दुहन से गुहार लगाई, पर डीसीपी ने जांच सदर थाना के एसएचओ को सौंप दी। अब सदर थाना एसएचओ सुरेश पोटलिया इस मामले में जांच कर रहे हैं। डीसीपी अमृता दुहन ने बताया कि परिवार ने एप्लीकेशन लगाई। उसकी समीक्षा करते हुए जांच माता के थाने से सदर बाजार थाना सौंपी गई है। सदर थाना एसएचओ सुरेश पोटलिया ने बताया कि जब पत्रावली मेरे पास आई तो परिवादी को बुलाकर उसकी बात सुनी है। अब फाइल के अनुसार आगे की जांच करेंगे। पूरा मामला क्या है? माता का थाना क्षेत्र में 80 फीट रोड गांधीनगर निवासी जयप्रकाश वैष्णव की बेटी वर्षा वैष्णव पर तब हमला हुआ जब वह अपने माता पिता को हमलावरों से बचा रही थी। घटना 14 जनवरी की है। वर्षा के पिता जय किशन ने बताया कि परसाराम माली को, जो कभी उसका मित्र था, उसने धोखाधड़ी कर मकान पर कब्जा कर लिया था। पिछले वर्ष फरवरी महीने में ही उसने कुटरचित दस्तावेज तैयार करके उसने घर अपने नाम करवा लिया और 16 अक्टूबर को घर में ही स्थित दुकान के ताले तोड़े और उस पर कब्जा किया। इस मामले में 31 नवंबर को मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में जब परसाराम को पूछताछ के लिए 13 जनवरी को थाने बुलाया गया, तब वह गुस्सा होकर उसके परिवार सहित मेरे घर पर आया और लोहे के सरिये से वार किए। जय किशन ने बताया कि
परसाराम उसका बेटा और पत्नी ने घर में हमला बोला। तब मेरी 70 वर्षीय माँ मेरी पत्नी और बेटी को सरियों से पीटा। इस दौरान बेटी को बहुत ज्यादा चोटें आई। तुरंत ही पुलिस को फोन करने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बेटी को अस्पताल लाया गया और इलाज करवाया गया। तब से पूरा परिवार घर के बाहर है। घर जाने में डर लगता है। जब तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक परिवार की चिंता खत्म नहीं होगी। जयप्रकाश ने बताया कि उसके साथ हुई इस धोखाधड़ी की जांच के लिए वह कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और जिला कलेक्टर के पास जा चुके हैं। यहां तक कि परेशान होकर उसने जिला कलेक्टर से न्याय के अभाव में जीवन खत्म करने की अनुमति का पत्र तक लिख दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों की हिम्मत बढ़ती गई और उसने हमला तक कर दिया। उसने बताया कि हमले के बाद जब डीसीपी से मिले तब उन्होंने जांच अधिकारी बदलकर सदर थाने के एसएचओ को दे दी है। दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने 33 महीने की अबोध बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2,50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस संबंध में 24 सितंबर 2021 को बसवा पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था। विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि 24 सितंबर 2021 को परिवादी अपनी अबोध बेटी को लेकर आरोपी पूरण उर्फे पोला, जो कि जोरवाल के ढाणी निवासी में रहता है, वहीं पर पहुंचा था। इस दौरान आरोपी उसकी 33 माह की अबोध बालिका को मिठाई दिलाने की बात कहकर अपने साथ ले गया और उसे हवस का शिकार बना लिया। इसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ घर चली गई तो बालिका गुप्तांग में दर्द के कारण रोने लगी और पीड़िता ने बताया कि पोला ने उसके दर्द दिया है। इस संबंध में 25 सितंबर को बसवा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर तत्कालीन थाना इंचार्ज दारा सिंह द्वारा प्रकरण के संबंध में महिला सेल को अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया है। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक ने 12 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए। वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने बचाव में 5 गवाह पेश किए, जिनका पॉक्सो कोर्ट की जज अनु अग्रवाल द्वारा विश्लेषण करके आरोपी को दोषी मानते हुए शेष प्राकृतिक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2.5 लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता द्वारा 28 मार्च 2022 और 25 अक्टूबर 2021 को विभिन्न धाराओं में प्रार्थना पत्र पेश करके आरोपी को विक्षिप्त घोषित करना चाहा, लेकिन न्यायालय ने उसके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में आरोपी को दोषित करार देते हुए बुधवार को ये सजा सुनाई। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.locas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लोकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.locas.com पर। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने समापन भाषण में कुछ अच्छी बातें की, बेहद सकारात्मक, और उनकी वो अच्छी बातें आज के सभी अखबारों की सुर्खियां हैं। तो आज मैं उन अखबारों की सुर्खियों के हवाले से
प्रधानमंत्री मोदी की उन अच्छी अच्छी बातों के हवाले से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी नेताओं की बैठक में, अपनी कार्यकारिणी की बैठक में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो क्या उसका कोई असर भी होता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद उन अच्छी अच्छी बातों पर अमल करते हैं? और अगर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो क्या बीजेपी के बाकी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के कहे वाक्यों पर, उनकी नसीहतों पर अमल करते हैं, या सिर्फ ये कहने की बात है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। प्रधानमंत्री मंचों से ऐसी बात करें और उनके नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक ठीक उससे उल्टा वर्ताव करें। इसी को समझने की कोशिश करूंगा। सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो को देखिए। कई और तस्वीरें हैं, कई और सुर्खियां हैं, कुछ वीडियो हैं, ताकि आपको समझाया जा सके कथनी और करनी का फर्क भी कुछ होता है या नहीं। तो पहले स्क्रीन पर जो आप अमर उजाला अखबार के पहले पन्ने की हेडलाइन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, वोट की चिंता किए बिना समाज बदलने में जुटे, भरोसा जीते पीएम मोदी। बहुत ही अच्छी बात है, सब आदमी को इसकी तारीफ करनी चाहिए, मैं भी तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा, आने वाला है भारत का बेहतरीन समय। बहुत अच्छी बात है, इसमें हर आदमी को तारीफ करनी चाहिए, लेकिन गौर से देखते और सुनते जाइए। इसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यह चिंता किए बगैर कि हमें किन वर्गों का वोट मिला है, सबसे संपर्क साधकर अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा की जरूरत है। लोगों को यह बताने की जरूरत है कि भाजपा महज वोट और सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती। उसी में इन्होंने कहा है कि हर तरह के लोगों के बीच, हर समाज के लोगों के बीच जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आगे देखते जाइए, कुछ पढ़ते जब उतरेंगी तो आपको पता चलेगा। अगले अखबार की सुर्खी, ये दैनिक हिंदुस्तान है। बहुत अच्छी हेडलाइन, बहुत अच्छी बात। बेवजह बयानबाजी से बचें पीएम मोदी। सुनकर पढ़कर सुबह मुझे भी अच्छा लगा कि मोदी जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये बयानबाजी बीते 8-8.5 सालों से किस दल के नेता कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, और उसी दल के सबसे बड़े चेहरे अगर ये कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। क्या उनके नेता, मंत्री, सांसद उनसे अलग बेलगाम है, या आज की तारीख के लिए कहा गया कि आगे से कुछ दिन ख्याल रखो? तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है। यह दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है। उसके बाद दैनिक भास्कर की हेडलाइन, मोदी बोले, राजनीति से आगे सामाजिक कामों में जुटे भाजपा। बहुत अच्छी बात है, राजनीति से आगे बढ़कर सोचना चाहिए, सामाजिक कामों में जुटना चाहिए, और जैसा कि शुरू में कहा, सभी वर्गों को भरोसे में लेना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कितनी अच्छी बात। लेकिन क्या वाकई बीजेपी ऐसे ही करती है जैसा मोदी जी कह रहे हैं? जब मोदी जी कहते हैं सबका